जी स्टार्ट कर, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था जी? मुझे थोड़ा सा बताओ। एम्प्लॉयड अथॉरिटी पढ़ लिया था? अच्छा, ये तो पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। अपेरेंट अथॉरिटी शायद यहाँ से पढ़ना जी। चलो, सो हमारे ज़्यादा लेक्चर्स इंशाल्लाह रहेंगे ऑन पास पेपर्स, ठीक है? उनमें टाइम लगा करेगा, हम 2-3 सवाल डिस्कस किया करेंगे तो लेक्चर ख़त्म हो जाया करेगा। तो यस, हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। इसमें अपेरेंट अथॉरिटी जी मैंने बताया था कि दिखने में ऑस्टेंसिबल और अपेरेंट अथॉरिटी, सॉरी इम्प्लाइड और अपेरेंट अथॉरिटी सेम चीज़ है, बट कहीं ना कहीं इसको दो डिफरेंट किया गया है। लेकिन आगे चल के जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे तो दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको हमने किससे लिंक कर दिया था? पोजीशन के साथ, कि कुछ पावर्स हैं जो पोजीशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। थर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम, भाई सामने वाला मासूम है थर्ड पार्टी, कि उसे नहीं पता, उसे तो बस ये लगता है जो इस कुर्सी पे बैठा उसके पास तमाम पावर्स मौजूद हैं। क्या मेरी बात समझ आई? That an agent holding a particular position has all the powers that are normally given to a person in such position, कि जो इस कुर्सी पे बैठा है उसके पास ये पावर्स तो मौजूद होती हैं। अब बड़ी मजेदार बात, unless third party has knowledge to the contrary, ये वही बात है, मासूम हो या ना हो। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के पास ये नॉलेज मौजूद है कि सामने वाला बैठा है, इसके पास ये पावर नहीं है, ये परचेजिंग नहीं कर सकता, तो फिर थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट ना हुई तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। क्या बात समझ आई? याद आई बातें वो वाली? प्रिंसिपल बड़ा आसान है ना, थर्ड पार्टी हैव नॉलेज और नॉट। अगर नॉलेज है प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, अगर नॉलेज नहीं है मासूम है तो प्रिंसिपल बाउंड होगा। क्या बात समझ आई? आगे चलिए। अब वही बात दोबारा एक्सप्लेन हो रही है। प्रिंसिपल वुड बी लायबल टू थर्ड पार्टी when third party has a reasonable reason to believe that the agent has authority to act on the behalf of principal, even though it might not be the actual case। कहता है हो सकता है प्रिंसिपल बेचारा मुफ्त में फंस जाए क्योंकि थर्ड पार्टी मासूम है। क्या बात समझ आई? क्योंकि हम आपको याद हो कि ये लायबिलिटी डिटर्मिनेशन जो है, थर्ड लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, ये डिपेंड करती है आपका थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं। क्योंकि लेंस उसका इस्तेमाल होना, याद आया मैंने वो आंख भी बनाई थी अपनी तरफ से गंदी सी ड्राइंग, कि लेंस उसका इस्तेमाल होना, पर्सपेक्टिव उसका है। वो इनोसेंट है प्रिंसिपल फंसेगा, वो इनोसेंट नहीं है प्रिंसिपल बच जाएगा। क्या बात समझ आ गई? पढ़िए जी एग्जाम्पल फिर 14, 15 और 16 जरा एक दफा। जी 14, 15, 16। Pras write to Talal that Azam is authorized to sell his car। पारस, चलो जी परास मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, सॉरी जी पारस जी। पारस प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट आजम नॉट टू सेल द कार। अब अच्छा ओके, आजम सेल द कार टू तलाल फॉर रुपीज इतने, सेल इज बाइंडिंग ऑन पारस। पारस देखो जी जरा एक बार समझो, छोटी सी बात, बस वही सिनेरियो है थर्ड पार्टी की इनोसेंस का। ये तो चल ही नहीं रहा यार, एक मिनट रुको। सबसे पहले रिटर्न, प्लीज इस क्लास के मार्कर्स कहाँ होते हैं? ट्राई करते हैं ये अगर चल गए तो। लो जी, साहब हैं किसके साथ कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? तलाल के साथ, उसको एजेंट बना रहे हैं, ऐसे ही है। प्रिंसिपल ये बन रहा है और
यही है, और इसको रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि सेल इस कार, ऐसे ही है। बाद में पेरिस को प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट किया आजम ने नॉट टू सेल द कार, कि भाई ना बेची। अब जरा गौर करो, अपने एजेंट को समझाया है, पहले कहा बेच, फिर अरे तू ऑथराइज नहीं है, ना बेची आइंदा से, ठीक हो गया। ये तो घर की बात है, ये तो घर की बात है। अब ये जो बंदा तलाल हो अगर सपोज, और ये शोरूम पे बैठा है सेल्स पर्सन की सीट पे, कोई भी कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर इसके पास आएगा, वो सबसे पहली प्रिजम्पशन ये लेगा कि ये पर्सन ऑथराइज है टू सेल। आप थर्ड मेरे एंगल से छोड़ दो, हमारा आपस में घर में क्या तय हो चुका है, वो तो आपस की बात है ना, वो तो छोड़ो। थर्ड पार्टी वॉकिंग कस्टमर आया है इसके पास, ये बैठा है सेल एजेंट की सीट पे। अब बताओ, वो क्या आके ये पूछेगा तुम ऑथराइज हो बेचने के लिए कि नहीं? नहीं ना, उसे तो ये भी नहीं पता होगा पारस कोई है या नहीं है। मेरी बात समझ आई है? तो क्या हो रहा है फिर, थर्ड पार्टी की इनोसेंस उधर से डिटरमिन हो रही है, इधर से नहीं डिटरमिन हो रही। घर में क्या तय किया, घर की बात तो घर की है, वो तो मैं बाद में तलाल की तौन पकड़ूंगा किसने क्या किया, वो अलग मैटर है। लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, बल्कि यूं कहना चाहिए, यूं, लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी डिटरमिन हो रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है इससे नॉलेज है कि नहीं है। उसको नहीं है तो नहीं है, तो फिर कहते हैं, अब ये देखो आजम ने कार बेच दी, आजम, अच्छा आजम ने, अच्छा सॉरी मैंने फिर गलत कर दिया ना, यहाँ पे तलाल को बना दिया, आजम कर दो यार, नेम ही चेंज है, कोई मसला नहीं। अब आजम ने तलाल को कार बेच दी है कस्टमर को। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो आजम को कैसे देख रहा है। हाँ, अब एक और मजेदार बात यहां पे आपको समझाता हूं। क्या कभी किसी आपने आउटलेट पे जाके ये देखा है कि निकालो एग्रीमेंट, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास क्या क्या पावर है? कभी नहीं। ऐसा ही है किसी भी बिजनेस वर्ल्ड में, आप कहीं भी चले जाओ। क्यों? क्योंकि बिजनेस नॉर्म ही नहीं है कि जाके चेक किया जाए, बजाय दिखाओ तुम्हारे पास ऑथराइज कैपिटल और तुम्हारे पास अथॉरिटी लेटर है कि नहीं कि तुम बेच सकते हो कि नहीं। हम प्रिज्यूम करने वाले लोग हैं बिजनेस वर्ल्ड में। मैं वॉकिंग कस्टमर हूं, इस दुकान पे आया हूं, ये सारे सेल एजेंट हैं, मैं वॉक इन किया, मैं नहीं पूछूंगा लाओ भाई भाई जरा दिखाना तुम्हारे पास सेल वो है रिटर्न फॉर्म के तुम क्या क्या ऑथराइज हो, कभी नहीं करूंगा। मैं आके डायरेक्ट ऑर्डर करूंगा, यार ये चीज चाहिए। अब मेरे नजदीक प्रिजम्पशन क्या है, मैं थर्ड पार्टी, मेरे नजदीक प्रिजम्पशन क्या है, ही इज ऑथराइज्ड टू सेल। इसका अपने एम्प्लॉयर के साथ, इसका अपने वो प्रिंसिपल पार्टनर के साथ क्या चल रहा है वो मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरी आई से देखो, मेरे नजदीक तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी है या अपेरेंट अथॉरिटी है। सो हमेशा, अब मेरी बातें समझ आ रही हैं? इसका मतलब है मैं जब भी अब आइंदा से इवन इन द पार्टनरशिप क्वेश्चन जब निकाला करूंगा ना प्रिंसिपल की लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो मैं 2-3 चीजें चेक किया करूंगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बहुत, एक्सप्रेस एग्रीमेंट बहुत रेयर होगा। मैं ज्यादातर थर्ड पार्टी फंसाया करेगी किस बेस के ऊपर, या तो इंप्लाइड अथॉरिटी की बेस के ऊपर या फिर अपेरेंट अथॉरिटी की बेस के ऊपर। ये 2 पॉइंट्स होंगे जहां पे वो एजेंट को और प्रिंसिपल को, एजेंट के इस अथॉरिटी की बेस के ऊपर वो प्रिंसिपल को लायबल कर दिया करेगी। क्या मेरी बात, वो बात की बात है, हम आपस में क्या तय करेंगे, ये कुछ रेजोनेंस आ, चलो वो बात की बात है कि हम आपस में क्या तय करेंगे, घर की बात कैसे सेटल होगी, वो तो अलग मैटर है। मेरी बात समझ आई? अगर मैं इसी केस स्टडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, सपोज अज्यूम करें थर्ड पार्टी आई, ठीक है, नाम रख ले बकायदा, ये चलो यही नाम रख लेते हैं प्रिंसिपल एजेंट, और हमारे थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पे, तलाल, इसी को आप बोल रहे हो ना थर्ड पार्टी। लो जी, ऐसे हुआ है ना जी ट्रांजैक्शन, ठीक है, एजेंट ने रिप्रेजेंट किया और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दो के दरमियान। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? ये देखो, इन दो के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एजेंट ने सिर्फ क्या किया है, निगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान हो गया, पी एंड तलाल के दरमियान। कल को तलाल ने फंसाना हो पी को तो किस बेस पे फंसाएगा, या तो आजम की इंप्लाइड अथॉरिटी पे या पेरेंट अथॉरिटी पे। अब आजम को मना किया हुआ था तूने सेल नहीं करनी, आजम को मना किया हुआ था तूने सेल नहीं करनी, आजम ने तलाल को सेल कर दिया, अज्यूम करें 40,000 रुपए की। प्रिंसिपल चाहेगा ना कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स, तो प्रिंसिपल कहेगा भाई तेरा मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैंने तो आजम को मना किया हुआ था।
लॉ कहेगा नहीं भाईजान, आपका और तलाल का तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कितने का सेल कॉन्ट्रैक्ट बना, कितने का 40,000 का, आप लायबल हैं। प्रिंसिपल कहेगा मैं कैसे लायबल हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी इनोसेंट है। क्या बात समझ आ गई? ये तो लायबिलिटी डिटरमिन हो गई। अब प्रेमी को तो गुस्सा नहीं होगा कि मैंने अपने एजेंट को रोका था, इसने फिर बेच दिया है, तो लायबिलिटी कौन सी आएगी फिर? दूसरी, अमंग देमसेल्फ। अब आएगा वो बेचारा पे करके घर आएगा, फिर आके तो ऑन पकड़ेगा किसकी? आजम की। तो पी वर्सेस आजम। क्यों? एजेंसी रिलेशनशिप। वो अपने एजेंट को अब डांटेगा कि तुझे मना किया था ना कि सेल ना कर, अब तूने ये सेल किया, मुझे नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कौन बढ़ेगा? एजेंट। लेकिन थर्ड पार्टी को नुकसान किसने बढ़ा? प्रिंसिपल ने। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं आपको अब एक और मजेदार बात, हाँ ऐसी होता है, और अब एक मजेदार बात, इसमें तो ये तो घर की बात है, समझो जरा, ये घर की बात है। इसमें जो भी डिसाइडेड है, आइदर वर्बली, रिटर्न, जो भी है, क्लियर है, इट्स बिटवीन टू पर्सन, जो घर के लोग हैं, पार्टनर भी, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। यहां पे कोई इफ बट हो सकती है? नहीं। यहां पे तो हमारे दरमियान तय हुआ था ना, आजम को मना किया था, पहले कहा था बेचो, फिर कहा था खबरदार बेची ना। तो अब तो ये क्लियर था हम दोनों के दरमियान कि तू बेचेगा नहीं। तो यहां फैसला करना तो बहुत आसान है कि एजेंट लायबल है कि नहीं। बताओ, एजेंट लायबल है टुवर्ड्स प्रिंस? अगर इस फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन में 5,000 का लॉस हुआ है, क्या एजेंट भुगतेगा वो 5,000? जी बिल्कुल भुगतेगा, मना किया था आजम को। कौन? हाँ, ये यही बताया है कि प्रिंसिपल अगर सूट फाइल करना चाहे तो अपने एजेंट के खिलाफ कर सकता है, वर्बली भी, चूंकि घर की बात है यार। देखो, प्रूफ करना मुश्किल होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफरेंट, वो तो फिर बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है। मैं तो कहूंगा इस बिजनेस वर्ल्ड में सारे बात ही वर्बल होती है। कौन अपने एजेंट के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करता है? आपको लगता है केक्स एंड बेक्स वाले या जलाल सन्स वालों ने अपने एजेंट्स के साथ रिटर्न एग्रीमेंट किए होंगे? नहीं। हाँ, उनके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज अ प्रूफ चलेंगे। इस तरह की कोई चीज निकल आएगी एजेंट के साथ भी। जिस तरह हम जब एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, हमसे एक एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन कराया जाता है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं, आप जितनी देर हमारे साथ हैं किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। तो हम कंप्लाई करते हैं ना, तो प्रूफ करने के लिए वो आ जाएगा। लेकिन मोस्टली बिजनेस वर्ल्ड में एजेंट की पावर के ऊपर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, वो वर्बली चलता है। क्या बात है? तो प्रूफ वर्बली ही होगा जो भी होगा जी। वो बाकी एजेंट को बुला लो कटहरे में, बस यही होगा। आप नहीं मान रहे कि हमारे दरमियान ये तय हुआ था, मैं आपके साथ ही और वर्कर हैं, सपोज ये भी मेरी वर्कर हैं, मैं इनको बुला लूंगा जी, देंगे गवाही। अब ये तो बता देंगी सच जो है, अगर तो ये सच बोलेंगी, ठीक है, तो ये सच बताएंगी, तो सच बताएंगी तो आप गए, या तो ये केस मेरी फेवर में डिसाइड होगा या आपकी फेवर में। अगर आपके साथ वो टर्म्स डिसाइड हैं, तो हर एजेंट के साथ भी तो यही टर्म्स डिसाइड है। आपको मना किए सेल ना करने से, तो ये बात इसको पता होगी, सारे वर्कर्स हो ना, पता होगी। मेरी बात समझ आई? तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा, कोई ना कोई गवाही दे देगा, विटनेस आ जाएगा। विटनेस वैसे इनकी गवाही भी आधी होनी है, लेकिन चलो दो बंदे की दो वर्कर चूज कर लूंगा, ठीक है जी। देख, पब्लिक नोटिस ऑफ टर्मिनेशन एक बहुत दूर की बात है, उसमें ना करो यार, वो पार्टनर में अप्लाई होता है ना, यहाँ पे करोगे एजेंट पार्ट कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। मुझे समझ, ये किधर लिखा हुआ है? पार्टनरशिप में लिखा हुआ है। ये पार्टनरशिप के हवाले से है ना बात, वही बोता ना पुत्र, पार्टनरशिप के हवाले से है, ये इस हवाले से नहीं है। अगर है तो होल्ड कर लो, उसकी रीजन है, मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात समझाता हूँ। पार्टनरशिप के अंदर, अब मैं चलो एक्सप्रेस कर देता हूँ, ये बच्चा बाजिद हो गया, तो पार्टनरशिप के अंदर, नहीं मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि यहाँ का टॉपिक नहीं है। पार्टनरशिप की बेस जो है वो एजेंसी रिलेशनशिप पे है, जो कि ये कहता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट का रोल प्ले करता है। अब होल्ड करना इंफॉर्मेशन साथ साथ, इसका पहले ये बात समझ आ गई ना सारी? केपीएमजी के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट का रोल प्ले करते हैं। कोई भी गलत काम करेगा पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। एक पार्टनर एक ही टाइम के ऊपर ड्यूअल रोल प्ले करता है, वो एजेंट भी होता है, वो पार्टनर भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। आसान लफ्जों में, वो एजेंट भी होता है, वो प्रिंसिपल भी होता है। जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो एजेंट है, बाकी सारे प्रिंसिपल फंसेंगे मेरी वजह से। और अगर मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, कोई और पार्टनर ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये एजेंट है और मैं प्रिंसिपल। तो पार्टनरशिप की पूरी बुनियाद इस एजेंसी रिलेशनशिप पर टिकी हुई है।
पहली बात ये खत्म करो, हजम हो गई ये वाली बात कि पार्टनरशिप एक्चुअली एजेंसी रिलेशनशिप है। अब थर्ड पार्टी को तो चूंचा नहीं करेंगे, जो भी होगा फैसला होगा थर्ड पार्टी की इनोसेंस के ऊपर, और प्रिंसिपल की जगह वर्ड यूज कर लो फर्म, तो फर्म वुड बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इफ थर्ड पार्टी इज इनोसेंट। कॉन्सेप्ट कंक्लूड हो गए यहां तक, आगे चलूं, बात समझ आ रही है? सो थर्ड, अब इसकी जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया, प्रिंसिपल की जगह मैं यूज करना शुरू कर दूंगा फर्म, यानी ऑल पार्टनर। फर्म तो कोई चीज ही नहीं होती, लीगल स्टेटस होता है फर्म का नहीं, तो क्या फर्म की जगह क्या वर्ड होता है, ऑल पार्टनर्स, तो फर्म कह लो तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। फर्म वुड बी लायबल टुवर्ड थर्ड पार्टी। अब ये तो खमियाजा भुगतेगी फर्म, अब फर्म आएगी घर अमंग देमसेल्फ, तो एजेंट को पकड़ेगी ना फिर। सो फर्म केस फाइल करेगी किसके खिलाफ, उस एजेंट के खिलाफ जो कि इनका पार्टनर भी है। अब इस बेटे ने बोला टर्मिनेशन ऑफ नोटिस, ये इनोसेंस को डैमेज करना चाह रहा है थर्ड पार्टी की। केपीएमजी ने अपना रिसेंटली 1 साल पहले एक पार्टनर को रेप्रीमाइंड किया, नाम नहीं लेता उनका, उनको एक्चुअली ICAP ने रेप्रीमाइंड किया था, तो फिर केपीएमजी ने कहा जनाब आप भी हमारा साथ छोड़ दें अब, ठीक है, आपकी वजह से हमें शर्मिंदगी हुई है जो भी है। तो एक पब्लिक नोटिस दिया गया अखबार में, वेबसाइट पे, कि जनाब ये बंदा हम में से नहीं। यस, हमने वो ब्रेक किया एजेंसी रिलेशनशिप कि भाई ये अब हमारे में से नहीं, इसकी वजह से हम जिम्मेदार नहीं, हमारी वजह से ये जिम्मेदार नहीं, तो क्या तोड़ा, एजेंसी रिलेशनशिप। क्या बात समझ आई? अब ये जो मर्जी हरकत करता रहे, फर्म लायबल, और फर्म जो मर्जी करती रहे ये लायबल, तो एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेशन है। अब इसमें ये कहना क्या चाहता था बेटा, टर्मिनेशन ऑफ हाँ नोटिस का, टर्मिनेशन का पब्लिक नोटिस। बेटा अगर ये बात मैंने वेबसाइट पे भी डाल दी है, मैंने न्यूज़पेपर में भी लिख दिया कि अब मिस्टर सलमान केपीएमजी का हिस्सा नहीं है, इनकी किसी वजह से केपीएमजी जिम्मेदार नहीं होगी, केपीएमजी की वजह से सलमान जिम्मेदार नहीं होगा। अब ये न्यूज़पेपर हो सकता है सब ने ना पढ़ा हो, ये हो सकता है वेबसाइट सब ने ना देखी हो, तो लॉ कहता है यहां पे थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस है कि उसने नहीं पढ़ा। बेटा उसके लिए मुझे पूरी पार्टनरशिप एक्सप्लेन करनी पड़ी है, मैं यही तो कह रहा था कि ये पार्टनरशिप में एक्सप्लेन हो सकता है, वैसे आमतौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। तो अब देखो जो बेटा कह रहा था वेबसाइट आपने नहीं पढ़ी, तो बेटा ये आपका कसूर है ना, आपने नहीं पढ़ी, पब्लिक नोटिस तो गया ना टर्मिनेशन का, इसका मतलब अब आप इनोसेंट नहीं हो, और अगर आपकी यू मस्ट हैव दैट नॉलेज, आपने नहीं लिया ये आपका कसूर है, यू मस्ट हैव दैट नॉलेज। क्लियर हुई बात? तो इधर मैंने क्या किया, सिर्फ थर्ड पार्टी की इनोसेंट को डैमेज किया। अब वो नॉलेजेबल समझी जाएगी, और अगर वो नॉलेजेबल है तो फर्म लायबल नहीं होगी, और अगर फर्म लायबल नहीं है तो दूसरी लायबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ श्योर पूछो। सर जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हो कि अगर हम आपको कोई डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट देंगे तो वर्बली होगी, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हो तब सर बटन अप्रूव आसान हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए। मुझे थोड़ी बात नहीं समझ, आप कह रहे हो एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिटर्न ना हो, एम्प्लॉयमेंट लेटर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें ये लिखा हो। नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है ना ये वर्ड, प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है। एक एम्प्लॉय को कह रहे हो हाँ जो तुम्हें बता, हाँ ये वर्ड लिखे होते हैं ऐसे वैसे कि जो तुम्हें एज पर इंस्ट्रक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देंगे, वो लिखी होती हैं बातें ज़रूर, और हाँ उस तरह एप्लीकेबल हो भी जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हमने एम्प्लॉय को जहाँ फंसाना होता है वो हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं। बेटे क्वेश्चन क्लियर हुआ तेरा? ये बात इन्होंने इस वाले चैप्टर में लिख दी हुई है, नहीं यार ऐसा होना नहीं चाहिए था। टर्मिनेशन वाली आसिफ साहब की बुक में टर्मिनेशन वाली बात की इस चैप्टर में, चलो तो क्लियर होगी, क्लैरिटी आई है। इसका मतलब ये हुआ, बस मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ, प्लीज कंक्लूजन मेरा सुन लो ध्यान से। दो तरह की लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी टूवर्ड थर्ड पार्टी है, एक अमंग देमसेल्फ है। जो टूवर्ड्स थर्ड पार्टी है उसका फैसला किस बात पे हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं। अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट है फर्म लायबल होगी, थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है तो फर्म लायबल नहीं होगी। अगर फर्म लायबल होती है, फंसती है, तो वो आके पूछेगी ना अपने एजेंट से। अगर फंसती नहीं है तो वो कहेगी तुम जानो और एजेंट जाने। अगर फंसेगी तो आएगी इस तरफ लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। क्या बात समझ आई? प्रिंसिपल पार्टनर को तुमने कुछ कहा ही नहीं तो फिर वो एजेंट से क्यों पूछेगा? हाँ प्रिंसिपल पार्टनर की जेब से 5,000 का नुकसान हुआ है, फिर आके वो तौन पकड़ेगा तुम्हारी। क्या बात समझ आई? जी
प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं है, फिर एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी में है, फिर प्रिंसिपल का तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्या बात समझ आई? नहीं होगा ना, फिर प्रिंसिपल को कैसे नुकसान होगा बेटे? नुकसान बढ़ा ही नहीं प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल ने तो सेल कर दी, बस बात खत्म। नहीं करनी थी, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो कि लो प्राइस में सेल कर दी है, तो थर्ड पार्टी तो फिर क्लेम नहीं करेगी ना, फिर तो पहले वाला टॉपिक ही खत्म हो गया, लायबिलिटी टूवर्ड्स था, फिर तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी हुई ना। फिर क्या होगा? प्रिंसिपल एजेंट को पकड़ लेगा कि भाई तुझे मना किया था ना, लॉस में क्यों बेची, अब ये तेरी तनख्वाह से काटूंगा। ये वर्ड सुने हुए ना अक्सर, ये तूने नुकसान किए, तेरी तनख्वाह से काटूंगा, तो फिर उसकी एजेंट की तनख्वाह से काटेंगे। फिर तो बेटी पहले वाला सवाल ही खत्म हो गया ना। दो सवाल होते हैं, प्रिंसिपल की लायबिलिटी टूवर्ड थर्ड पार्टी, और दूसरा सवाल होता है लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ, यानी कि पार्टनर और एजेंट की दरमियान एजेंट की लायबिलिटी। तो फिर तो सवाल ये वाला खत्म हो गया। वो वाले सवाल में फिर एजेंट को तौन से पकड़ो कि भाई तूने बेची क्यों नीचे प्राइस पे, तुझे कहा था ना प्राइस पे नहीं बेचनी। क्या बात समझ आई? थोड़ी सी सब क्लियर है अब क्वेश्चन सब बच्चों के? चलो जी जरा पढ़ लो 17। हाँ जी हाँ जी बेटा पूछो। हम्म। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। देखो ना, एक्सप्रेस वो है जो मैं लिख के दूंगा तुम्हें या वर्बली बताऊंगा। इंप्लाइड क्या है? तुम इस कुर्सी पे बैठे हो, तुम रोज आके दुकान खोलते हो, तुम रोज कस्टमर तुम्हें देखते हैं यहाँ बैठा हुआ, तुम पेमेंट्स भी करते हो, तुम सेल भी करते हो, तुम पैसे भी ले लेते हो। तो ये वो अथॉरिटी है जो मैंने नहीं दी, लेकिन बाय पोजीशन या बाय सर्कमस्टांसेस तुमने देख ली। इसे बोलते हैं एम्प्लॉयड या पेरेंट। नहीं, फैसले की बुनियाद यही है, थर्ड पार्टी की लेंस, थर्ड पार्टी की नजर से देखो। मैंने कहा बोला ना, यही बोलते हुए मैंने यहाँ पे लिखते हुए एक्सप्रेस नहीं लिखी। मैंने क्या लिखी है? एम्प्लॉयड और पेरेंट। मैंने कहा यूजुअली तुम्हें थर्ड पार्टी एक्सप्रेस में फंसाती ही नहीं है, वो प्रिंसिपल को फंसाती इस बुनियाद पे है, ए इधर बैठा हुआ था, ये इधर बैठता था। मेरी बात समझ आई है? इंप्लाइड या पेरेंट की बुनियाद पे ये उस तरह हो गई। फिर ठीक है, बात समझ आई जी? कुछ पल्ले बड़ी बात जी बेटे, बोलो बोलो जी जी। अब पेरेंट और हाँ, इनमें नहीं है। मैंने पहले भी बोला जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे तो मैं वहां जाके खुद ही बोल दूंगा, वहां पे वो पेरेंट का जिक्र ही नहीं करेगा, वो कहता ही इंप्लाइड है। इसका मतलब बेवकूफ़ी है हम लोग जो कर रहे होते हैं। ठीक है जी जी बेटे। 17 एग्जाम्पल। Pasha leaves certain articles with Aslam, an auctioneer, asking him not to sell them below as a stated price. Aslam sell the article to Tariq below the stated price. अब ये वही बात हो गई, मुझे आप मना करके गए हो कि 2500 से नीचे 5000 से नीचे आर्टिकल नहीं बेचना, मैंने 2200 का बेच दिया। मुझे एक बात, तारिक ने इज इग्नोरेंट ऑफ पाशाज इंस्ट्रक्शन टू असलम, पाशा कैन, अच्छा तारिक बिलो सेल द आर्टिकल टू तारिक, तारिक वो सेलर है जिसने खरीदा है। ठीक है, अब अज्यूम करें आप मुझे रोक के गए थे, मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ना, आप मुझे रोक के गए थे 2500 से नीचे का आर्टिकल नहीं बेचना, मैं आपका एजेंट हूँ, आप प्रिंसिपल हो, राइट। अब ये तय हो गया वर्बली। इधर आइए, मैं दुकान पे बैठा हूँ, ये कस्टमर आ गया तकी, ये आके मुझसे एक चीज़ खरीदता है और रेट करता है, मैं इसको 2100 का बेच देता हूँ। आपने मुझे मना किया था, मैंने 2100 का बेच दिया। अब बताओ पहली बात, क्या आप इस ट्रांजैक्शन में बाउंड हो कि ये आर्टिकल बिकेगा? ये बिक गया, बल्कि क्योंकि प्रिंसिपल आप हो ना, बिजनेस आपका है, आपकी ये सेल ट्रांजैक्शन हो गई। क्यों? क्यों? हाँ बिल्कुल, अभी समझ लो, अब ये सेल ट्रांजैक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ये है, ये इनोसेंट है, ये मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, आया है, समझा कि यही बंदा है जो बेच रहा है, मैंने बेच दी। अब ये सेल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई, आपको लॉस हो गया 400 रुपये का। ठीक है, ये तो लेके चला गया चीज़, ये तो सेल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन्फोर्सेबल है, ये तो चला गया। अब आती है बात लायबिलिटी अमंग देमसेल्फ। अब आप मेरी तोन तो नहीं पकड़ेंगी, खैर इज्जत के साथ आप मुझसे 400 वापस ले लेंगी। क्या बात समझ आई? ये है मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स यू, एजेंट की लायबिलिटी टुवर्ड्स यू। तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ है, तारिक को बेचती है, तारिक तो कस्टमर है, थर्ड पार्टी एंजॉय कर गया, तारिक को इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं थी, कस्टमर को यानी कि नॉलेज नहीं था, इनोसेंट था। पाशा कैन नॉट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट विद तारिक, अब नहीं हो सकता। क्या बात समझ आई है अब? चलो, बाहर नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए थर्ड पार्टी को पता होगा तो। जी बिल्कुल।
यस, फिर वो सेल ही नहीं करेगा, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अगर हो गई तो फिर एजेंट की तो ऑन पकड़ेगा। अच्छा, उस एंगल से आप कह रहे हो, अगर तो इंस्ट्रक्शन का पता था, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखो ना, तो प्रैक्टिकल में कस्टमर लेके निकल गया, अब आपने एजेंट ही पकड़ना तो ऑन से। बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकली एजेंट ही पकड़ना तो ऑन से, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर आया हूं, मैं आप सब मेरे, अब मैं पार्टनरशिप में समझाता हूं, मैं आप सब मेरे पार्टनर हो, मैं एक सर्विस बेच आया हूं जाके। अब सर्विस में तो गुड्स नहीं जाती, सर्विस में तो हमने सर्विस देनी है। मैं जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हाँ यार आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे से 1000 रुपये में। हाँ, मैं घर आया, आप लोग सारे मेरे हशर कर दिया कि 1000 में कौन करता है, 1 मिलियन में करते हैं या 1 लाख में करते हैं हम तो। अब मैं गलत कॉन्ट्रैक्ट कर आया हूँ, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं है, उसे क्या पता मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अब 1000 में भी देनी पड़ेगी रिटर्न। ऐसे काम हम करते हैं वर्ल्ड में, प्रिक्यू वर्ल्ड में। ओ सर वो गलती से 1 0 कम हो गया। ऐसे वही ना, म्यूचुअल कॉन्सेंट आ जाती है कहीं ना कहीं। ये मामला तय हो जाना और ये सेल हो जानी है, ये सर्विस भी प्रोवाइड होनी है। हाँ, म्यूचुअल कॉन्सेंट से हम क्या कर रहे होते हैं यूजुअली, ऑल्ट्रेशन। बात समझ आई है? ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हम ऑल्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि दोबारा तय कर लेते हैं कि नहीं सर ये गलती हो गई है, ठीक है, एजेंट से गलती हो गई है। और वो थर्ड पार्टी यूजुअली उसे भी सर्विस चाहिए होती है तो वो निगोशिएट कर लेता है दोबारा, ठीक है। फंस जाए तो फिर आपने देनी है अब सर्विस। पॉइंट ये है जी, क्लियर? Agent authority in emergency. In an emergency, an agent has the authority to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss which a person of ordinary prudence would do in his own case under similar circumstances. ये बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं, ये वो बात नहीं, ये है इमरजेंसी सिचुएशन। ये मैंने नहीं पढ़ाया। इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए, जैसे अगर मेरा स्टॉक होता, मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टॉक पड़ा है, बारिश आ गई है, मुझे रीलोकेट करना है, मैं 10,000 रुपया लगाया, रीलोकेट कर दिया। अब यही काम मैं तब भी करता अगर ये मेरा होता। अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज ऑन केस। तो मैंने अपने प्रिंसिपल के लिए किया, उसके इंस्ट्रक्शन नहीं ली। अब जो ये जो 10,000 रुपये इनकर किया मैंने, ये क्या मैं अपने प्रिंसिपल पार्टनर से रिकवर कर सकता हूँ, प्रिंसिपल से रिकवर कर सकता हूँ? यस, ये इमरजेंसी सिचुएशन थी और मैंने अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए ये एक्शन लिया। फाइंडर ऑफ गुड से क्यों लिंक कर रहे हो इसको? मैं तो इंस्ट्रक्शन के, मैं ये कहना चाह रहा हूं एजेंट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो लॉ कहता है अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो फिर ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, इसको लिंक तो ना करें पीछे से। इन एन इमरजेंसी सिचुएशन एजेंट हैज द अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को फ्रॉम द लॉस, जो कि विच अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अगर मैं इसकी जगह होता, ये मेरा सामान होता, वो डू इन हिज ऑन केस, अपने केस में भी वही करता अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, अगर ऐसे सिचुएशन आई होती। क्या बात समझ आई है? इसे बोलते हैं इमरजेंसी अथॉरिटी, या अथॉरिटी इन इमरजेंसी। क्या बात समझ आ रही है? पढ़िए एग्जाम्पल 18, 19 और 20। इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जी बेटे। जी बेटे, जी बोले। तो इसका मतलब है बेटी उसका गला पकड़ लेता है। अब मैं एक बड़ी प्यारी बात, आपने बहुत प्यारी बात की बेटी। देखो इनिशियली टर्म्स ये थी कि सलमान साहब आपने कुछ नहीं बेचना, बट आपने बेचना, मैंने बेचना शुरू किया और आपको फ़ायदा हो रहा है और आप खामोश हो फ़ायदे पे। और ऐसा चलता रहा 5-10 ट्रांजेक्शन होगी, फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। आपने कहा यार एमीज को रोका था, आपने भी मुझे दोबारा नहीं कहा कि करो, लेकिन आप कर रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? टर्म्स ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप रिवाइज हो चुकी हैं, वर्बली नहीं, एक्सप्रेसली नहीं, इम्प्लाइडली। सो अब हमारा रिवाइज टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि यस आई हैव द पावर टू सेल। क्या बात समझ? और अब कल को नुकसान होता है आपको, तो बेटी अब आप बीइंग अ प्रिंसिपल मुझसे लॉस रिकवर नहीं कर सकती।
क्योंकि आपने मुझे ऑथराइज कर दिया हुआ है अपने बिहेवियर से। क्या मेरी बात समझ आ पाए हो आप? ये मैंने आपको आंसर दिया है पार्टनरशिप में से। पार्टनरशिप एक्ट में ये बात बड़ी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन हुई है कि इम्प्लाइड वेरिएशंस क्या होती हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लाइड वेरिएशंस। ये इम्प्लाइडली आपने चेंज कर लिया। अगर ऑब्जेक्शन था तो मेरी पहली प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑब्जेक्ट कर देना था आपने। क्या बात समझ आई? आ गई है। बाकी बेटियों को भी समझ आई है कि क्वेश्चन क्या था? ओके जी। कौन सी वाली 18 कहता पाशा ने कंसाइन किया बटर टू अमीन टू एट लाहौर विद डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू बाकिर एट रावलपिंडी। अमीन ने नोटिस किया कि बटर माइट नॉट बियर द जर्नी टू रावलपिंडी विदाउट स्पॉइलिंग, तो उसने सेल कर दिया। उसने कहा देखो, उसने ये सोचा होगा कि यार बटर जाते जाते तो ऑयल बन जाना है, बेड़ा गर्क हो जाना है, उसका ख़राब हो जाना है। तो कंसिडरिंग सिचुएशन उसने दोबारा से प्रिंसिपल की वो नहीं ली, इंस्ट्रक्शन को चेंज किया। हाँ, लॉ ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट कि उसने इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा किया है तो वैलिड है। बड़ी एग्जाम्पल भी तो थकी हुई सी है, माजरत माफ़ कर दो उस बेचारे को, समझाने के लिए दे रहा है कि देखो बटर, वो समझा से भी रहा है कि ये देखो इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरी अपनी चीज़ होती तो मैं भी बटर बेच देता, मैं लेके ना जाता। क्या बात समझ आई है? हाँ, फ्रीज डाल के तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ही मानना है कि उसने समझाने की ये कोशिश की है कि ये मेरी चीज़ भी होती मैं बेच देता। एग्जाम्पल है ना पुत्र, एग्जाम्पल है। रियलिस्टिक कोई केस स्टडी आएगी तो वो ऐसे वेग या एम्बिग्विटी गाइडलाइंस नहीं देगी, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए। माफ कर दिया करो बेचारे को, बुक लिखने वाले को। मैंने इसलिए नहीं लिखी थी, लोग बच्चे बुक को बुरा भला कहते हैं, मैंने लिखा है, मैंने आई कैप किया, ठीक है? चूंकि कंटेंट बहुत ज्यादा आई कैप का ही है, मैंने कंटेंट भी, मैंने कोई एग्जांपल आई कैप की चेंज नहीं की हुई, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन ऑफ लॉ को इजी किया हुआ है। अदरवाइज मैंने इसके किसी एग्जांपल के अंदर कोई चेंजेस नहीं की हुई। तो ठीक है ना, बुरा भला आई कैप को। चलो जी 19 भी, पाशा ने कंसाइन किया फर्नीचर टू आबिद एट लाहौर, की डायरेक्शन थी कि सेल कर दे बाबर को एट रावलपिंडी। आबिद ने सोचा कि फर्नीचर जो है वो अच्छी प्राइस लेकर आएगा, वो माइट नॉट फेच गुड प्राइस एट रावलपिंडी, और उसने लाहौर में ही बेच दिया। भाई नॉट वैलिड, ये कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन है? क्लाइंट के साथ एग्री किया हुआ है रावलपिंडी में, और लाहौर में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, बेच दिया लाहौर में। सर वो लाहौर में अच्छे पैसे मिले, ये जस्टिफिकेशन कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। आपका वो कस्टमर तो अनअटेंडेड रह गया। फिर बात समझ आ रही है? सो ये कोई मैंने कहा ना, थकी हुई एग्जाम्पल से उसने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है। माफ कर दो बेचारे को, सोचो गलती होगी बेचारे से। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट, चलें, खत्म। लो जी, इसके साथ ही एजेंसी रिलेशनशिप हमारा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। अब हमारे सारे पास पेपर हमारे लिए क्या हो गए हैं? ओपन हो गए हैं। अब मैं ज़रा 1 मिनट पास पेपर पे आता हूँ, ज़रा तरतीब से खोलते हैं ताकि ज़रा अब तो समझ सकते हैं ना हम। लो जी, सबसे पहले खोलते हैं स्प्रिंग 2022 का पास पेपर। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे कोर्स में शामिल है बुक में, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह चैप्टर नंबर, ये स्प्रिंग 20, हाँ ठीक है, 1 मिनट रहेगा। ये पार्ट अजय देखें 2, 3 ये पार्टनरशिप से हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं वो दिखाऊंगा जो सवाल उसर से हैं, ये निगोशिएबल से हैं, छोड़ दीजिए ये सारा सवाल। ये देखिए जी, बीटी वाला सवाल, अगर आपको याद हो ये सवाल हम ऑलरेडी मुख्तलिफ पार्ट्स में कर चुके हैं। ओवंस वाला भी, ठीक है, फिर के तुझे इंपोर्ट करके देता हूँ, देखी जाओ, बस एक दफ़ा माइंड में बना लो कि हमने कर लिए हुए हैं। ये वाला देखो, स्मगल वाला कोरिया से, फिर ये वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, वॉशिंग मशीन वाला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किया था। फिर इसी तरह ये शोरूम वाला, फेमस एक्टर वाला कोर्जन में। फिर ये देखो, ये वो प्राइस वाला, वेग प्राइस थी जिसमें,
अनसर्टन प्राइस। तो ये पूरा सवाल हमने बुक में कवर किया हुआ है। अगले सवाल पे आते हैं, ये ज़रा पढ़ो, ये भी कंटिंजेंट वाला, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में जहाँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था, ज़रा पढ़ो। फिर बी पार्ट भी देखो, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है, ये ऑलरेडी बुक में शामिल थे, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देके ये बताना चाह रहा हूँ कि सितंबर 2022 आपकी बुक में था और आप कर चुके हो साथ साथ। अच्छा जी, आगे वाले आपके सिलेबस अभी नहीं पढ़े हमने टॉपिक। अच्छा जी, आगे आइए, ये सवाल देखिए, किया था चैप्टर नंबर 6 करते हुए, परफॉर्मेंस 7 करते हुए, सॉरी, दानिश वाला, याद आ गया? पढ़ लो पढ़ लो, किया था, याद आ गया ना? तो ये आप सारा टॉपिक कर चुके। आगे चलिए ज़रा, ये कौन सा है जी? रेमेडीज वाला। ये सवाल हमने जी कर लिया था, डन, सब एग्री कर रहे हो ना? आगे चलता हूँ, ये देखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वाला, हाँ कौज़ाए वाला। फिर अगला देखो, सो ये हाँ जी बिल्कुल, ये सारे सवाल बुक में मौजूद थे। सो ये पेपर हम कर चुके हैं बुक करने, टॉपिक करने के साथ साथ, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं ऐड किए क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज नहीं कराने थे। अब हम आते हैं ऑटम 2022 पे, ये भी मैं करवा चुका हूँ, मेरा ख्याल है हमने ये पेपर कर लिया हुआ है। तो शुरू से शुरू करते हैं दोबारा। ये तो चैप्टर 1 से है, छोड़ दें, ये भी निगोशिएबल से है, छोड़ दें। ये ज़रा देखें, कर लिया था हमने ये कि वो डिफरेंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में हो गया था। जो नहीं हुआ होगा बता देना। ये रहीम वाला करवाया था आप लोगों को, वो जिसने फराह के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, माइनर वाला। हेलो, करवाया था यार, मुझे याद है। अच्छा, ये देखो सवाल, ये कौन से वाला था भला? वेजरिंग वाला सवाल करवाया था, याद आ गया, जुए वाला। अच्छा, फिर मैंने ये सवाल शायद छुड़वा दिया था कि कहा था कि बेटा अभी हमने रेमेडीज नहीं पढ़ी हुई थी उस वक्त, ये सवाल नहीं किया था, ना परेशान हो। अब यही सवाल घर से आपने करके आना है। क्वेश्चन नंबर 5 रहीम खान वाला सवाल कंटिन्यू हो रहा है, सी पार्ट और डी पार्ट, ये आपने करके आना है। सितंबर ऑटम 2022 का पास पेपर है बेटे, हमने इसके 2 पार्ट्स पहले कर लिए थे। रहीम खान वाला सवाल है, इसका सी पार्ट है ऑर्गेंडी लिमिटेड ओएल, और इसका डी पार्ट है उसी से लिंक्ड सवाल। क्वेश्चन नंबर है बेटे 5 मेरा ख्याल है, एक मिनट है ना, 5 का सी पार्ट और डी पार्ट बेटे करके आना है। फिर मैं डिस्कस करूंगा कल, मैं इसी तरह होमवर्क दिया करूंगा, डिस्कस किया करूंगा। सी और डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट नंबर है ऑटम 2022 जी, क्लियर? और इसके बाद देखते हैं, ये वाला सवाल तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है बेटे, ये पढ़ाऊंगा तो करेंगे। अच्छा, आगे चल रहा हूँ, ये पार्टनरशिप के बेटे, ये भी पार्टनरशिप कराएंगे तो करेंगे। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ अगर आपको याद हो बेटे, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 6 किया था, 6 किया था। ये फैब्रिक रोल वाला, काजिम वाला, ये बी पार्ट तक तो पहले ही करवा चुका हूँ अगर आपको याद हो, बल्कि ये हाँ ये करवा चुका हूँ, राइट? और ये वो जो टाइम वाला था, टाइम सेंस वाला, चलो शुक्र है मान लिया तुम लोगों ने। ये सवाल भी मैं करवा चुका हूं, जरा पढ़ो। सिर्फ एक सवाल रहता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी पार्ट जो हमने डिस्कस नहीं किया, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो कल आप वो सी और डी करके आए तो ये पेपर भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो 2022 के दोनों पेपर मुकम्मल हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बात समझ आई? और फिर कल 2023 का इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए।